India was probably one of the richest lands on earth, and that's why they would call it, वो जिसको एक बड़ा महावराती एक्सप्रेशन है, सोने की चिड़िया। अगर यहाँ पे तहजीब नहीं थी, कुछ नहीं था, तो why would they call it सोने की चिड़िया? मकाले ने जो दिया हमें सिस्टम, उसकी वजह से हम सर्वाइव कर, उसकी वजह से हम तबाह हो रहे हैं, उसकी वजह से हम महकूमों की नस्ल दर नस्ल पैदा कर रहे हैं। लोगों को तोला जाता है कि यार वो अच्छी अंग्रेज़ी बोलता है और वो बुरी अंग्रेज़ी बोलता है, और उन्हें तो यार अंग्रेज़ी नहीं बोलनी आती। हमने कभी भी अंग्रेज़ी की हेजमनी को चैलेंज नहीं किया एकेडमिक के लिए। आम फहम की बात है कि अगर आपने CSS करना है तो आपकी अंग्रेज़ी अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज अंग्रेज़ी हैज़ बिकम अ मार्कर ऑफ योर इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक एम्पिरियलिज्म एक ऐसा फिनोमेनन होता है जिसमें एक ज़ुबान मे बी वो लोकल हो या फ़ॉरेन हो। के पाकिस्तान में अगर आप देखें तो अंग्रेज़ी, इवन क्लर्क की जॉब लेने के लिए भी आपको अंग्रेज़ी में ऐसे का टेस्ट देना पड़ता है। लिंग्विस्टिक एम्पिरियलिज्म एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें किसी ज़ुबान को इतनी सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस मिल जाती है कि वो बाकी सारी ज़ुबानों को सुपरसीड कर जाती है। 1956 में पहली दफ़ा हमने कहा कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में उर्दू विल टेक ओवर इंग्लिश एज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज। बच्चे की इब्तदाई तालीम जो है उसकी अपनी मादरी ज़ुबान में होनी चाहिए, चाहे वो पंजाबी हो, सराइकी हो, पश्तो हो, वट एवर इट इज़। लैंग्वेज पॉलिसी का न आना ये ना सिर्फ एक बड़ा क्लियर पॉलिटिकल फेलियर है। हम जब तक नया नॉलेज क्रिएट नहीं करेंगे तब तक हम अंग्रेज़ी की जो हेजमनी है उसको चैलेंज भी नहीं कर पाएंगे। यूरोप में चले जाएं, कितने मुल्क हैं, जर्मनी है, फ्रांस है, इन सब मुल्कों में ज़्यादातर नॉलेज जो उनकी मकामी ज़ुबान में पैदा होता है। इस बिलीफ को अपने ऊपर ओढ़ लेना कि जी अंग्रेज़ी ही वाहद ज़रिया है तरक्की का, ये मेरा ख्याल बहुत मिसप्लेस्ड है। दे कैन बी मेंटली colonized by their culture. So language is the biggest tool of colonizing minds. That colonization of minds is deeper than colonization of bodies because it affects your souls. Symbolic capitalism or symbolic colonialism comes into play. A language is the biggest tool of symbolic imperialism. I'm not against English language. I'm not against English culture. I am against their supremacy, undue supremacy over us. ये colonization of mind penetrate कर जाती है हमारे रवैयों में, एटीट्यूड्स में, और वही रवैये हमें नॉर्मल लगना शुरू हो जाते हैं। आजकल आप देखें द बिगेस्ट बिजनेस इन एजुकेशन सेक्टर इज़ सेलिंग इंग्लिश मीडियम ब्रांड। पेरेंट्स को ये लगता है उनके बच्चे इंटेलिजेंट तभी होंगे अगर इंग्लिश आएगी। बहुत से लोगों को लगता है कि अगर वो इंग्लिश ड्रेसेस पहनेंगे तो वो फैशनेबल या खूबसूरत लगेंगे। देखिए, फ़ॉरेन लैंग्वेजेस का रोल हमेशा रहता है माशरों में। ये अगर आप इसको एज ए सब्जेक्ट देखें तो ज़माना कदीम से ये जो हम तलीमी अदारे रहे हैं उनमें फ़ॉरेन लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती रही हैं। इवन जो अरिस्टोटल का स्कूल था उसमें भी जो स्टेट्समैन ट्रेन किए जाते थे उनको उस ज़माने की फ़ॉरेन लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती थी। तो एक शख्सी जो अहमियत है फ़ॉरेन लैंग्वेजेस की, लोगों को ग्रूम करने के लिए, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, उनकी प्रोफेशनल स्किल्स को शार्पन करने के लिए, वो तो अपनी जगह पे बिल्कुल मुस्तकिल है और एक पुराने ज़माने से है। जिस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं उस हवाले से फ़ॉरेन लैंग्वेजेस का रोल बड़ा क्रिटिकल होता है। इसमें ये आम तौर पर हम इसको सियासी रोल कह सकते हैं। सियासी रोल में होता ये है कि एक पावरफुल जो फ़ॉरेन लैंग्वेज है वो कंट्रोल करती है एक मुल्क के एजुकेशन सिस्टम को। अंग्रेज़ी एक ऐसी ज़बान है जिसने कंट्रोल किए रखा है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को, जहाँ पे ख़ास तौर पे जो ब्रिटिश कॉलोनियल लेगेसी रही है। जब बरतानिया ने दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में, एशियन और अफ्रीकन मुल्कों में कब्ज़ा किया, अपनी बराह रास्त हुकूमत कायम की, तो वो इस ज़बान को साथ लेके गए एक ख़ास प्लान के साथ। बाय दैट मीन दे वांटेड टू क्रिएट अ सेकंड culture which was their culture within our local culture. They wanted to create a generation of Indians which could serve them well. अगर आप मुझे आम सिंपल लफ्ज़ों में इसको एक्सप्लेन करने की इजाज़त दें तो वो ऐसे
ग़ुलामों की एक ऐसी फ़ौज तैयार करना चाहते थे जो उनकी हर हुक्म को माने और उनके हुक्म को आम आवाम तक लेके जाएं, जो उनको डायरेक्टली नहीं जानते थे, उनकी ज़ुबान को नहीं समझते थे। उन्होंने अंग्रेज़ी में इम्तहान मुकर्रर कर दिया, जिसको उस ज़माने में इंडियन सिविल सर्विस कहा गया, जो बाद में जब पाकिस्तान इंडिया अलग-अलग हुआ तो फिर इंडिया में इंडियन सर्विस और हमारे यहाँ जैसे हम जानते हैं फेडरल पब्लिक सर्विस के नाम से वो CSS कॉमनली नोन एज, और वो मुकर्रर होगा। वो आज तक वो सस्टेन कर रहा है। और हम आम फहम की बात है कि अगर आपने CSS करना है तो आपकी अंग्रेज़ी अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज अंग्रेज़ी हैज़ बिकम अ मार्कर ऑफ योर इंटेलिजेंस। अगर आपकी अंग्रेज़ी अच्छी है, आप ऐसे अच्छा लिख लेंगे, आप बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, तो आप एक अच्छे इंटेलिजेंट पर्सन समझे जाएंगे और उस सूरत हाल में आपको एक अच्छी नौकरी, इस मुल्क की सबसे टॉप नॉच जो जॉब्स हैं वो दे दी जाएंगी। फिनोमेना भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसी का मजमूई तौर पे अगर हम एक लफ्ज़, एक टर्म में इसको हम एक्सप्लेन करना चाहें तो वो लिंग्विस्टिक एम्पीरियलिज़म बनती है। लिंग्विस्टिक एम्पीरियलिज़म एक ऐसा फिनोमेनन होता है जिसमें एक ज़ुबान में भी वो लोकल हो या फ़ॉरेन हो, आजकल की दुनिया के लिहाज से वो फ़ॉरेन है, फ़ॉरेन ज़ुबान बाकी सारी ज़ुबानों को दबा देती है इन एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल स्फीयर्स। होता क्या है कि उसी ज़ुबान में जो हमारी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होती है, हमारी जो जॉब उसी ज़ुबान से, उस ज़ुबान को गेटवे बना दिया जाता है सारी अच्छी जॉब्स के लिए। आज के पाकिस्तान में अगर आप देखें तो अंग्रेज़ी, इवन क्लर्क की जॉब लेने के लिए भी आपको अंग्रेज़ी में ऐसे का टेस्ट देना पड़ता है। डिफरेंट जो हमारे अदारे हैं जो ये टेस्ट कंडक्ट करते हैं, जनरल एबिलिटी टेस्ट जो होता है हमारे यहाँ एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में एंट्री के लिए, उसमें एक अच्छा खासा पोर्शन अंग्रेज़ी का है। आई एम नॉट श्योर व्हाई एन इंजीनियर वुड नीड इंग्लिश लैंग्वेज टू शो स्किल्स इन इंजीनियरिंग, और यहीं से इसकी सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस शुरू होती है। तो लिंग्विस्टिक एम्पीरियलिज़म एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें किसी ज़ुबान को इतनी सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस मिल जाती है कि वो बाकी सारी ज़ुबानों को सुपरसीड कर जाती है। और आज की दुनिया के तनाज़ुर में अंग्रेज़ी ज़ुबान ने बाकी सारी ज़ुबानों को, मकामी ज़ुबानों को सुपरसीड किया हुआ है। अंग्रेज़ी चूँकि हमारे ख़ित्ते में बहुत पावरफुल लैंग्वेज है हमारे सिस्टम में, इस लिहाज से अंग्रेज़ी का रोल बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दिस इज़ व्हाट लिंग्विस्टिक एम्पीरियलिज़म इज़, कि हम मकामी ज़ुबानों को कमतर समझना शुरू कर देते हैं, और जो एक फ़ॉरेन लैंग्वेज है, पावरफुल लैंग्वेज है, एलीट की ख़ास तौर पे ब्यूरोक्रेटिक पॉलिटिकल वो ब्यूरोक्रेसी हो, पॉलिटिकल एलीट हो या सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, उसमें इस ज़ुबान को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, जिसकी वजह से ये पावरफुल समझी जाती है। उनका मकसद एक ख़ास कल्चर, एक कल्चर विद इन कल्चर क्रिएट करना था जो इंग्लिश लैंग्वेज लेड हो, और ऑब्वियसली उन्होंने इसको गेटवे बनाया टू डिफरेंट जॉब्स, एलीट जॉब्स एंड टू डिफरेंट एलीट सर्कल्स ऑफ सोसाइटी। सोशलाइजिंग के लिए भी गोरों के साथ और उस वक्त की शाफिया के साथ आपको अंग्रेज़ी का होना ज़रूरी था। अब वो कल्चर पेनिट्रेट कर गया हमारी उस वक्त की सो कॉल्ड जो शराफिया में, वो उनमें जो टॉप नॉच जागीरदार भी थे, ब्यूरोक्रेट्स भी थे, और दोनों सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी में दोनों इकट्ठे थे। अब जब वो कॉलोनियल जो डायरेक्ट कॉलोनियलिज़म थी वो ख़त्म हो गई, यानी हमें आज़ादी मिल गई 1947 में, उसके बाद तो हमारे पास इख्तियार था कि हम अपनी जो मकामी ज़ुबानें हैं, ख़ास तौर पे हमने तो पाकिस्तान में एक नेशनल लैंग्वेज उर्दू इंट्रोड्यूस करवाई, उसको ऑफिशियल स्टेटस भी दिया, तो उसको प्रमोट किया जाना चाहिए था। लेकिन मैं ये बड़े अफसोस से आपसे शेयर करता हूँ कि मुझे ये कहने में शायद कोई किसी दलील की भी अब ज़रूरत नहीं, कि इतना ओपन फैक्ट है कि हमारी शराफिया ने इस ज़ुबान को नहीं छोड़ा, उर्दू को, इंग्लिश को, सॉरी, उर्दू को बार बार ये रेटरिक हमें सुनाया गया कि उर्दू विल टेक ओवर इंग्लिश एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज इन रियल सेंस, और जो पब्लिक स्फीयर्स में, सोशल स्फीयर्स में, ऑफिशियल कम्युनिकेशन में उर्दू को ही राइज किया जाएगा। लेकिन उस तरह सीरियस एफर्ट्स नहीं हुई। 1956 में पहली दफ़ा हमने कहा कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में उर्दू विल टेक ओवर इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन हम जानते हैं ज़्यादा देर नहीं चल सका। 1962 में जो अयूब साहब का कॉन्स्टिट्यूशन था, सेकंड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसमें फिर उस वक्त बंगाली ज़ुबान का भी इशू शुरू हो चुका था। तो एज़ अ नेशनल स्ट्रेटजी ये फ़ैसला किया गया कि उर्दू और बंगाली दोनों को
राइज किया जाएगा ऑफिशियल स्फीयर्स में और उर्दू और बंगाली विल टेक ओवर इंग्लिश इन लेट्स से नेक्स्ट डेकेड्स, which never happened. We lost Bengal in form of Bangladesh and then came 1973 constitution. उसमें कहा गया कि अगले 10 सालों में उर्दू will clearly take over English, और ये बताया भी गया कि जो गवर्नमेंट होगी वो बड़े कंक्रीट स्टेप्स लेगी इसको, इस ट्रांजिशन को पॉसिबल बनाने के लिए। And now we are in 2021. It never happened. इब्तदाई तालीम है, प्राइमरी तालीम जिसको हम अपने यहाँ कहते हैं, वो आप मकामी ज़ुबान में दें, बिल्कुल मकामी ज़ुबान में, मैं नेशनल में भी नहीं, यानी पंजाबियों को पंजाबी में, सिंधियों को सिंधी में दें। इसी तरह ताकि बच्चे की जो मेंटल ग्रोथ है वो हो सके। और आज अगर आप लैंग्वेज एक्विजिशन की थ्योरी, क्योंकि मेरा ये सब्जेक्ट है, देखें तो वो आलमोस्ट इस बात पे यूनानिमस है कि बच्चे की इब्तदाई तालीम जो है उसकी अपनी मादरी ज़ुबान में होनी चाहिए, चाहे वो पंजाबी हो, सराइकी हो, पश्तो हो, वट एवर इट इज़, उसको दें। फॉरेन लैंग्वेज ज़रूर इंट्रोड्यूस उसको करें, बट एट अ लेटर स्टेज। हाँ, कुछ ये कहते हैं कि साथ साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ाते रहें, शुरू से ही करवा दें, लेकिन एसेंशली उसका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो उसकी मादरी ज़ुबान होनी चाहिए। उसको नॉलेज घर से भी उसी तरह आए और स्कूल से भी उसी तरह है, और वो जो एक सिंक्रोनाइजेशन क्रिएट होगी उससे वो एक बेहतर पर्सनैलिटी ग्रूम करेगी, एक अच्छा इंसान बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन हमारे यहाँ आपको पता है ये ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है विद इंग्लिश, तो हम पहले क्लास से चाहते हैं कि बच्चा फर जिसको कहते हैं ना, अंग्रेज़ी बोलना शुरू कर दें। एक ऐसा खित्ता जिसमें लैंग्वेज ने इतनी स्ट्रॉन्ग और सीवियर पॉलिटिक्स प्ले की हो कि आप यू हैड टू लूज़ वन पार्ट ऑफ योर कंट्री। एक ऐसा खित्ता जिसमें इतनी मल्टीप्लिसिटी हो ज़बानों की, जो कि जेन्युइनली एक मल्टीलिंगुअल खित्ता है और उसमें बेशुमार मकामी ज़बानें, उसमें लैंग्वेज पॉलिसी का न आना, ये ना सिर्फ एक बड़ा क्लियर पॉलिटिकल फेलियर है बल्कि एक ब्यूरोक्रेटिक फेलियर भी है। हमें बहुत पहले, बहुत जल्द अपनी लैंग्वेज पॉलिसी ले आनी चाहिए थी और बड़ा क्लियरली चीज़ों को, उस लैंग्वेज पॉलिसी को एजुकेशन पॉलिसी में एम्बेड करना चाहिए था, जो कि नहीं हो सका। मैं ख़ुद टीचर हूँ, मैं अपने आप को, और मैं समझता हूँ मैं अपने साथियों को इसका मुकम्मल ज़िम्मेदार समझता हूँ, क्योंकि हमने कभी भी अंग्रेज़ी की हेजमनी को चैलेंज नहीं किया एकेडमिकली। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गोइंग ऑन प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंग्लिश, बट आप इंटेलेक्चुअली जब अपनी ज़बान में नॉलेज क्रिएट करना शुरू करेंगे तो इंग्लिश की हेजमनी, एकेडेमिया का काम तो नॉलेज से डील करना, उसको फैलाना और नया नॉलेज क्रिएट करना है ना। हम जब तक नया नॉलेज क्रिएट नहीं करेंगे तब तक हम डेवलप नहीं कर पाएंगे, तो तब तक हम अंग्रेज़ी की जो हेजमनी है उसको चैलेंज भी नहीं कर पाएंगे। तो हमने बिल्कुल इसमें, हमने जो हमारे पास आए, ऑर्डर्स आए, हमने उसको एक्सेप्ट किया, चाहे वो बाहर से फंडिंग की सूरत में आए हों या मकामी ब्यूरोक्रेटिक ऑर्डर्स आते थे कि जी आप ये इम्प्लीमेंट कर दें। हमें कहा गया इंग्लिश ज़बान में आप आर्टिकल्स प्रोड्यूस करें, हमने करना शुरू कर दिए। हालांकि मैं जानता हूँ हमारा 90% जो एकेडेमिया है they face a serious challenge producing things in English language. They have knowledge, but putting that down into English language is a serious challenge for most of us. लेकिन हम वो किसी तरीके से मैनेज कर लेते हैं, बट अभी तक हमने ये आवाज़ रेज़ नहीं की कि हमें मकामी ज़ुबान में लिखने दिया जाए। दुनिया में अभी भी हम कहते हैं ना अंग्रेज़ी ज़ुबान है तरक्की की, इसमें कोई शक नहीं है कि अंग्रेज़ी की बहुत इंपॉर्टेंस है ग्लोबल पॉलिटिक्स में, ग्लोबल एजुकेशन में। लेकिन दुनिया में ऐसे खित्ते एग्जिस्ट करते हैं जहाँ अंग्रेज़ी के बगैर भी नॉलेज प्रोड्यूस हो रहा है। वो नॉलेज पहले मकामी ज़ुबान में पैदा होता है और उसके बाद फिर दुनिया को अंग्रेज़ी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जैसे आपके नेबरिंग ईरान है, आप यूरोप में चले जाएं, कितने मुल्क हैं, जर्मनी है, फ्रांस है, इन सब मुल्कों में ज़्यादातर नॉलेज जो उनकी मकामी ज़ुबान में पैदा होता है। इसमें कोई शक नहीं कि उन मुल्कों ने अब अपनी यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश में डिग्रीज देना शुरू कर दी हैं, लेकिन अभी भी अगर आप रेशो मेजर करें तो ज़्यादातर उनका नॉलेज उनकी मकामी ज़ुबानों में आ रहा है। तो इस बिलीफ को अपने ऊपर ओढ़ लेना कि जी अंग्रेज़ी ही वाहद ज़रिया है तरक्की का, ये मेरा ख्याल बहुत मिसप्लेस्ड है। और मैं अगर आपसे शेयर करूं तो इसका जो बहुत बड़ा जो कनेक्शन बनता है वो वही जो कॉन्सेप्ट हमने पहले डिस्कस किया, लिंग्विस्टिक एम्पीरियलिज्म का। एक वेस्टर्न स्कॉलर हैं पेनी कोक, उनकी बड़ी पॉपुलर थ्योरी है अबाउट लिंग्विस्टिक एम्पीरियलिज्म।
वो बेसिकली ही टॉक्स अबाउट इम्पीरियलिज्म इन टू मेजर फॉर्म्स। एक जो जनरल इम्पीरियलिज्म है जिसमें कॉन्क्वेस्ट होती है, कब्ज़ा करते हैं मुल्कों पे, एक सोसाइटी दूसरी पे कब्ज़ा करती है। उसके साथ अटैच होती है कल्चरल इम्पीरियलिज्म। नो फिजिकल कॉन्क्वेस्ट इज़ कंप्लीट विदाउट कल्चरल कॉन्क्वेस्ट। और कल्चर को कॉन्कर करने का अकॉर्डिंग टू पैनिकॉक द बिगेस्ट वे is through language. They would promote their language in their colony, and they want the people living in that colony to learn that language so that they can be impressed by their culture. They can be mentally colonized by their culture. So language is the biggest tool of colonizing minds, and I think world scholarship is unanimous on this argument that colonization of minds is deeper than colonization of bodies because it affects your souls. अभी तक जैसे हम इंग्लिश के वाले से कि हम फिज़िकली तो फ्री हो गए, अभी we don't have a British government है, but colonization of minds is still persisting. अभी तक हम उनकी ज़बान को, उनके कल्चर को, आप ये देख लें, ये जो सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस होती है ना, ये बहुत लंबा अरसा चलती है जनरेशन्स में। अभी भी हम उनकी मूवीज़ को बेहतर समझते हैं, उनके बाकी तो छोड़े चले, नॉलेज वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके कपड़ों को हम बेहतर समझते हैं। आज जिस तरीके से फ़ैशन चेंज हो रहा है उसमें तो एक ग्लोबल इंटरनेट का रोल तो है ही, लेकिन वाई इट इज़ वेस्टर्न ओनली, वाई इट इज़ इंग्लिश डोमिनेटेड वेस्ट ओनली। ये लैंग्वेज का भी, जो लैंग्वेज उस फैशन को प्रमोट कर रही होती है, उसका भी रोल होता है। दिस इज़ वेयर सिम्बॉलिक कैपिटलिज्म or symbolic colonialism comes into play. A language is the biggest tool of symbolic imperialism. I face this question on many times. जब मैं इस तरह की thoughts कहीं किसी कॉन्फ्रेंस में भी शेयर करूँ तो यूजुअली हॉल से क्वेश्चन आता है, जी आप खुद इंग्लिश पढ़ाते हैं, खुद इंग्लिश बोल रहे हैं और अंग्रेज़ी। आई एम नॉट अगेंस्ट इंग्लिश लैंग्वेज, आई एम नॉट अगेंस्ट इंग्लिश कल्चर, आई एम अगेंस्ट देयर सुप्रीमेसी, अनड्यू सुप्रीमेसी ओवर अस। जब हमें देखिए, ये मेरी चॉइस है, मैं इंग्लिश भी पहनता हूँ, मैं शलवार कमीज़ भी पहनता हूँ, मैं बलोची ड्रेस भी पहनता हूँ, मैं चादर भी लेता हूँ जो मैं अपने गांव से लेके आया हूँ। मैं कभी कभार वो स्वेटर भी पहनता हूँ जो मेरी वालदा ने मेरे लिए बुना था। तो दिस इज़ माई चॉइस। मुझे ये समटाइम्स आई हैव टू वेयर दिस फॉर सर्टेन रीज़न, बट मैं अगर ये सोचना शुरू कर दूँ कि इसी में मैं ठीक लगूँगा, सिर्फ यही मेरी पर्सनैलिटी को ग्रूम करेगा, अच्छा शो करेगा, और बाकी मेरे जो मकामी ड्रेसेस हैं वो इतने खूबसूरत नहीं हो सकते जितना कि ये टाई या कोट है, दैट्स वेयर फॉल्ट लाइंस आर। कोई भी चीज़, कोई भी आइडिया वेस्ट से लेना मसला नहीं है। हमारे कल्चर की ये एक समझ लें कि एक कन्फ्यूजन है कि हम ओवर सिंप्लीफाइड लेते हैं आइडियाज़, कि अंग्रेज़ी के अगर आप ड्यू प्लेस देने की बात करें तो आप शायद अंग्रेज़ी के ख़िलाफ़ बोलें। नो, मेरा देखिए ये सब्जेक्ट है, मैं पढ़ाता हूँ बाय लक और अदरवाइज़, लेकिन ये है कि एंड आई लव दिस लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट, आई लव टू स्पीक दिस लैंग्वेज व्हेन आई हैव टू meet people from other countries. I did my degree in a foreign country which was English speaking country from UK, so I have no issues with this language. मेरा issue intellectual भी और personal भी social भी ये है कि जब मुझे ये कहा जाता है कि तुम्हारी ज़ुबान जो पंजाबी है वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी अंग्रेज़ी ज़ुबान है। आपको एक मशहूर वाक़या याद होगा, मेरा ख्याल 2-3 साल पुरानी बात है, कि एक स्कूल ने, मकामी स्कूल ने ये अपने नोटिस बोर्ड पे ये नोटिफिकेशन लगाया कि ऑल फाउल लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग पंजाबी आर प्रोहिबिटेड हियर। दैट्स वेयर माय प्रॉब्लम बिगिंस। सो एंड दैट्स वेयर द रियल डेवल लाइज। जब ये कॉलोनाइजेशन ऑफ माइंड पेनिट्रेट कर जाती है हमारे रवैयों में, एटीट्यूड्स में, और वही रवैये हमें नॉर्मल लगना शुरू हो जाते हैं। आजकल आप देखें, द बिगेस्ट बिजनेस इन एजुकेशन सेक्टर इज़ सेलिंग इंग्लिश मीडियम brand. The more English medium you are, the better fee you charge and the more esteem you get in the society. लोगों को तोला जाता है कि यार वो अच्छी अंग्रेज़ी बोलता है और वो बुरी अंग्रेज़ी बोलता है, और उन्होंने तो यार अंग्रेज़ी नहीं बोलनी आती, प्लीज़ अलाउ मी टू स्पीक इन पंजाबी। तो दिस इज़ हाउ वी मेजर पीपल। मेरा कंसर्न जो एज अ टीचर, एज somehow I'm still learning things, एज अ लर्नर, ये है
कि मुझे मेरी अंग्रेज़ी पे क्लास में परखा जाए, क्योंकि मैं अंग्रेज़ी का उस्ताद हूँ, लेकिन फ़िज़िक्स के उस्ताद को अंग्रेज़ी के मयार पे ना परखा जाए। और मुझे भी माशरे में जब मैं लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, मुझे मेरी अंग्रेज़ी पे परखा ना जाए। दैट्स वेयर प्रॉब्लम इज़, ना मेरे अंग्रेज़ी या देसी ड्रेस पे परखा जाए। दिस इज़ व्हाट सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस इज़। एक शुरू होती है अंग्रेज़ी या किसी भी ज़बान को, कॉलोनियल ज़बान को अडॉप्ट करने से, फिर ये रवैयों में पेनिट्रेट करती जाती है, एंड विद जनरेशंस इज़ बिकम सो डीप कि हमें लगता है कि यही रियलिटी विच इज़ द फिनोमेना विद अस। अब पेरेंट्स को लगता है, पेरेंट्स जिनके पास, और पंजाबी कहते हैं जैसे कोई चार पैसे हों, वो ये ढूंढता फिरता है कि कौन सा अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूल है। आप उन्हें कहना मकामी ज़बान में वो पढ़ाते हैं, वो कभी भी उधर नहीं जाएंगे, वो आधी फ़ी भी देने को तैयार नहीं है, लेकिन इंग्लिश मीडियम को वो बहुत ज़्यादा पैसे देने को भी तैयार हो जाएंगे। तो पेरेंट्स को ये लगता है उनके बच्चे इंटेलिजेंट तभी होंगे अगर इंग्लिश आएगी। बहुत से लोगों को लगता है कि अगर वो इंग्लिश ड्रेसेस पहनेंगे तो वो फैशनेबल या खूबसूरत लगेंगे। लोग समझते हैं कि जो वहाँ से चीज़ें आती हैं, प्रोडक्ट्स आती हैं, वही सही होती हैं। तो ये वाला जो माइंडसेट है, दैट्स द प्रॉब्लम। बाज़ ये डिस्कस करते हैं कि हमने बहुत कॉलोनियलिज़म को क्रिटिसाइज़ कर लिया। लोग, स्टूडेंट भी बाज़ बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं इसी तरह का, और हम बड़े खुश, मैं पर्सनली बहुत खुश होता हूँ कि वे आउट किया है हमारे पास, जो आपने फरमाया। वे आउट देखें, इस तरह की जो चेंज होती है वो हमेशा मकालमे से, नैरेटिव से या डायलॉग से शुरू होती है। हमारे पास जितनी थेरीज़ हैं वो वेस्ट की हैं, जिनको हमने ट्विस्ट किया हुआ है किसी न किसी लिहाज से, या वेस्ट की थेरीज़ को हम यहाँ इम्प्लीमेंट करते रहते हैं अपनी सोशियोलॉजी पे, अपनी लैंग्वेजेस पे, विच इज़ रिडिकुलस फॉर मी टू बी ऑनेस्ट। देखें, सोशल साइंसेस में तो हम कम खर्चे से अच्छा इल्म प्रोड्यूस कर सकते हैं ना, सिंपल लफ्ज़ों में, तो हमें करना चाहिए। हमें अपनी ज़बान और अपना जो माशरे का इल्म है, चाहे वो सोशियोलॉजी का हो, एंथ्रोपोलॉजी का हो, चाहे वो लिंग्विस्टिक्स का हो, वो अपनी ज़बान में प्रोड्यूस होना चाहिए। ये अगर आप देखें, मैकॉलेज ने जो फरमाया, उनको हमें ट्रेन करने की ज़रूरत पड़ी। उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी हमारे लिए दी ताकि हम इनको नए तरीके से ट्रेन कर सकें। दैट शोज़ कि हम एक ख़ास सोच रखने वाले लोग थे, और सोच रखने वाला ही बंदा एजुकेटेड होता है। एजुकेशन के लिए देखिए, बड़ी ये इट्स अ ह्यूज हिस्टोरिकल कॉन्स्पिरेसी। जो कॉन्करर होता है ना, वो दुनिया, उसकी कोशिश होती है कि जो उसके महकूम हैं वो उसके सोच का हर अंदाज़ उसके तरीके से हो। उन्होंने हमें बड़े तरीके से महकूम किया और ये रियलाइज़ करवाया कि जो हम आपको दे रहे हैं वही बेहतर है। आप उस वक्त की इंडियन इकॉनमी, जब गोरे आए यहाँ पे, सॉरी मैं थोड़ी ऑब्जेक्शनेबल टर्म यूज़ करें, जब ब्रिटिश पीपल यहाँ पे आए, अगर आप देखें तो उस वक्त की जो लोकल इकॉनमी थी वो आज की इंडियन और पाकिस्तानी इकॉनमी से बहुत बेहतर थी। थोड़ा सा पीछे चले जाएं हम, तो वो मुग़ल एरा का डाउनफॉल था, उससे थोड़ा पीछे चले जाएं तो इंडिया वाज प्रॉब्ली वन ऑफ द रिचेस्ट लैंड्स ऑन अर्थ। कुछ लोग तो ये क्लेम करते हैं, और आजकल इसके बारे में बहुत लिटरेचर अवेलेबल है। आई एम सरप्राइज्ड कि ये जो लोग ये आर्गूमेंट देते हैं वो शायद नहीं, अखबार से इन टच नहीं रहते। आजकल बहुत सारा लिटरेचर इस पे प्रोड्यूस हो रहा है कि व्हेन ब्रिटिश स्टार्टेड इंटरफेयरिंग इवन बिफोर देयर एक्चुअल conquest, when they started interfering with the affairs of India in form of East India Company, India was probably one of the richest lands on earth, and that's why they would call it, वो जिसको एक बड़ा महावराती एक्सप्रेशन है, सोने की चिड़िया। अगर यहाँ पे तहजीब नहीं थी, कुछ नहीं था, तो why would they call it सोने की चिड़िया? And why would they like to bring in a new education system in their own language? We already had established norms, values. हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न पे था हमारे मकामी, और मैं आज भी कन्विंस्ड हूँ कि हमें ये जो वेस्टर्नाइज एजुकेशन सिस्टम है इसमें चेंजेस करनी पड़ेगी। इसकी अगर ओवरऑलिंग हम ना कर सकें तो हमें मकामी जो हमारा उस्ताद का तरीक़ा तालीम था, जो हमारा तारीख़ी तरीक़ा था, उस पे आना पड़ेगा। हमें अपनी वैल्यूज़ पे, अपनी लैंग्वेजेस पे आना पड़ेगा अपने माशरों को स्ट्रेंथन करने के लिए। आई विल नेवर बाय दिस आर्गूमेंट के मकाले ने जो दिया हमें सिस्टम, उसकी वजह से हम सर्वाइव कर, उसकी वजह से हम तबाह हो रहे हैं, उसकी वजह से हम महकूमों की नस्ल दर नस्ल पैदा कर रहे हैं। टू से इट वेरी ब्लंटली,
शायद हम उस तरफ ना जाते, या जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिली थी उससे अगर हम छुटकारा पा लेते तो आज हम बहुत बेहतर माशरा तख्लीक कर पाते। आई थिंक सो।